What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. भाइयों का भी ख्याल है भाई, इसलिए तो मामा हूँ। तोते का जो जवान होता है, उस तोते के जवान में जो लिखाया पढ़ाया जाता है वही उसको बोलना है। और इस बजट पर चर्चा करते करते ये अमर सिंह साहब भी वही चर्चा कर गए। Mr. Adani on October 16, 2023 got my friend to his office in Ahmedabad and threatened him with dire consequences to file a fake affidavit. ये कुछ भी हो रहा है तो दरअसल हीरानंदानी को यदि हिम्मत है जिसके बारे में ये बात कर रही है, उसको हिंदुस्तान में आके सीबीआई उसको बुला रही है, वो आ क्यों नहीं रहा है? 5 अगस्त को जब बांग्लादेश में हालात बिगड़े तो वहां की अथॉरिटीज़ ने हिंदुस्तान की सरकार को क्या मैसेज भेजा? सदन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बांग्लादेश और शेख हसीना से जुड़ी हर बात को सदन के माध्यम से देश के सामने तफसील से रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाषण के बीच खड़े होकर क्या कहा? महुआ मोइत्रा को सदन में क्यों गुस्सा आ गया? इन सारे सवालों के जवाब लेकर मैं हाजिर हूं आपके अपने शो संसद में आज में। चलिए शुरुआत करते हैं। घड़ी में 2:28 हो रहे थे और राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बांग्लादेश की स्थिति को लेकर बयान देने पहुंचे। बताया कि बांग्लादेश में इस वक्त कितने भारतीय मौजूद हैं, किन हालातों में शेख हसीना दिल्ली पहुंची और आगे का प्लान क्या है। Since the election in January 2024, जनवरी 2024 में चुनाव के बाद से बांग्लादेश में तनाव, विभाजन और ध्रुवीकरण की स्थिति रही है। इन स्थितियों ने जून में शुरू हुए छात्र आंदोलन को और भड़का दिया। इसकी वजह से हिंसा बढ़ती गई। हिंसा के बीच सार्वजनिक इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। ट्रैफिक के साथ साथ ट्रेनों के संचालन में भी अवरोध पैदा हुआ। ये हिंसा पूरे जुलाई महीने तक चलती रही और इस दौरान हमने संयम बरतने की सलाह दी और बातचीत के जरिए स्थिति को शांत करने का आग्रह किया। हम जिन पॉलिटिकल लोगों के साथ संपर्क में थे उन्हें भी कुछ यही सुझाव दिया। हालांकि 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सार्वजनिक आंदोलन जारी रहा। इसका एजेंडा प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग के इर्द गिर्द केंद्रित हो गया और 4 अगस्त को स्थिति बहुत गंभीर हो गई। पुलिस कर्मियों के साथ साथ पुलिस स्टेशन और सरकारी संस्थानों पर हमले बढ़ गए। देश भर में शासन से जुड़े लोगों की संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान अल्पसंख्यकों, उनके व्यवसायों और मंदिरों पर भी कई स्थानों पर हमले हुए। 5 अगस्त को प्रदर्शनकारी कर्फ्यू के बावजूद ढाका में इकट्ठा हुए। उधर नेताओं के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देने का निर्णय लिया और इसके बाद उन्होंने भारत आने की अनुमति मांगी और भारत की सरकार को बांग्लादेशी अधिकारियों से उड़ान की अनुमति का अनुरोध मिला। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सोमवार शाम दिल्ली पहुंच गई। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ने 5 अगस्त को राष्ट्र को संबोधित किया और अंतरिम सरकार बनाने की जिम्मेदारी लेने की बात कही। भारत की सरकार बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के साथ अपने राजनयिकों के जरिए लगातार संपर्क में है और अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर भी लगातार जानकारी जुटा रही है। वहां पर तकरीबन 19,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिनमें से 9,000 स्टूडेंट्स हैं। जुलाई में हाई कमीशन की सलाह के बाद बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स वहां से वापस भी लौटे हैं। लोकसभा में भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन को यही जानकारी दी। इससे पहले लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पश्चिम बंगाल के दमदम से तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के एक सवाल ने ध्यान खींचा। उन्होंने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए एक मॉडल की बात कही। वो सवाल पूछ ही रहे थे कि तभी कैमरे पर गृहमंत्री अमित शाह का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ गया। शाह जवाब देने के लिए उठ खड़े हुए, लेकिन जब वो जवाब सुनने से पहले आप सौगत राय का सवाल सुन लीजिए। सर, ये वामपंथी उग्रवादी का समस्या 10-15 साल में 3-4 प्रांतों में हो रहा है। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़, उसके बाद महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, उसके बाद उड़ीसा के कोरापुट और उसके बाद आंध्रा के कोई अंश में। अभी भी हर हफ्ता मैं देखता हूँ कि एनकाउंटर हुआ सिक्योरिटी फोर्स के साथ माओवादियों को, बंद नहीं हुआ। लेकिन मैं आपके संज्ञान के लिए बताने चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में भी वामपंथी उग्रवाद हुआ, लेकिन वहाँ पर ममता बनर्जी के सरकार वहाँ पर डेवलपमेंट का जो काम किया और ट्राइबल लड़कों को नौकरी दिया। सुनिए ना, उसके बाद सवाल क्या आपका? सर, सवाल यही है
सवाल ये है कि वह केवल एक किशन जी को मानने पड़ा और अभी पश्चिम बंगाल में वामपंथी उग्रवाद बंद हो गया। मैं माननीय स्वराष्ट्र मंत्री को, गृह मंत्री को पूछना चाहता हूँ कि क्या पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल वो स्टडी करेंगे और वही मॉडल सारा छत्तीसगढ़ दूसरे जगह में अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। स्वागत राय की बात सुनते ही अमित शाह मुस्कुराते हुए खड़े हुए। उन्होंने क्या जवाब दिया, आप वो भी सुनिए। कोई भी राज्य अच्छा करे उसके उदाहरण को पूरे देश में लागू करने में नरेंद्र मोदी सरकार को कोई तकलीफ नहीं है, परंतु मैं मानता हूं कि देश का कोई राज्य नहीं चाहेगा कि पश्चिम बंगाल का मॉडल वहां अपनाया जाए। 11:39 का वक्त था और उत्तर प्रदेश के चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद बीरेंद्र सिंह ने फसल बीमा योजना को लेकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से एक सवाल पूछा। सर, मेरा सीधा सवाल माननीय मंत्री जी से था कि फसल बीमा का योजना किसानों को आसान तरीके से कैसे मिलेगी, लेकिन माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आया, जब मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो देश के किसानों को क्या समझ में आएगा। और लगता है कि प्रश्न में बोल रहा हूं सर, तो मेरी पीड़ा है मैं आपके सामने रख रहा हूं, मेरे संरक्षक है। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि फसल बीमा का लाभ जब खेतों में खड़ी फसल में आग लग जाती है तो उसे क्यों नहीं जो है कि कवर किया जाता है, उसका लाभ किसानों को क्यों नहीं मिलता। और उसी के साथ साथ जो किसान बटाई पर खेती करता है और वो बटाई पर खेती करने वाले किसान का भारी नुकसान होता है, सरकार उसे संज्ञान में नहीं लेती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या खड़ी फसल जो हमारे क्षेत्र चंदौली में करीब हजारों एकड़ फसल जो है जल गई, तो उसका लाभ मिलेगा और बटाईदार जो हमारे कृषक हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये उत्तर सीधा सीधा चाहता हूं। शिवराज ने जवाब दिया, कहा कि अगर ये उत्तर उन्हें यानी सपा सांसद को नहीं समझ में आया तो आश्चर्य वाली बात है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह की आवाज भी आई। वो बोल रहे थे कि किसान समझदार हैं, आप चिंता मत कीजिए। शिवराज ने भी यही बात दोहराई कि किसान समझदार हैं। माननीय सदस्य का मैं आदर करता हूं, लेकिन ऐसा उत्तर भी अगर उन्हें समझ में नहीं आया तो मुझे आश्चर्य में कैसा उत्तर दूं। लेकिन किसान समझदार है और इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं माननीय अध्यक्ष। उनके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा, लेकिन पूर्ववर्ती जो फसल बीमा योजनाएं थी उनमें कई तरह की कठिनाइयां थी। अनेकों फसल बीमा योजना उधर की सरकार भी लाई थी। आज बहुत सारे प्रश्न हैं इस पे, तो आप बहुत माननीय अध्यक्ष महोदय, ये केवल माननीय सदस्य नहीं, किसान भी जानना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भाइयों का भी ख्याल है भाई, इसलिए तो मामा हूं। आपको जानकारी देना चाहता हूं माननीय सदस्य, अगर नेचुरल कारण से फसल खराब होती है तो वो पूरी की पूरी कवर्ड है और किसान को उसका लाभ मिलता है और बटाईदारों का भी कवरेज है राज्य सरकार के सर्टिफिकेट के आधार पर। इसलिए चिंता मत कीजिए, अगर राज्य सरकार सर्टिफाइड करती है तो हम बटाईदारों को भी कवर करते हैं और उनको भी इस योजना में सम्मिलित करते हैं। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद ओम बिरला ने दोपहर 12:03 पर सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। सदन में शून्यकाल की घोषणा हुई। सदस्यों ने अपने अपने विषय सदन में रखे और बांग्लादेश में उपजी अस्थिरता को लेकर एक सवाल कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की तरफ से भी आया। मैं इसलिए इस विषय को उठा रहा हूं क्योंकि विदेश मंत्री ने दोपहर को उसके ऊपर बयान देना है, तो हमारी जो चिंताएं हैं उनको भी अपने संज्ञान में ले लेंगे जब वो बयान देंगे। तो मैं 2-3 बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। बांग्लादेश से अध्यक्ष जी भारत का एक विशेष रिश्ता रहा है। 1971 में बांग्लादेश की संरचना में भारत ने एक विशेष भूमिका निभाई थी, जिससे
जो दक्षिण एशिया का भूगोलिक मैप है वो 1947 के बाद एक बार फिर से बदला था। जो परिस्थितियां बांग्लादेश में आज की तारीख में उत्पन्न हैं वो बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही चिंताजनक है। जनवरी 2024 में शेख हसीना जी के नेतृत्व में अवामी लीग की चौथी बार सरकार बनी थी और लगभग 6 महीने के बाद ही एक ऐसी परिस्थिति वहाँ पे उत्पन्न हुई कि एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के कारण सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ा और शेख हसीना जी को वो मुल्क छोड़ना भी पड़ा। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ कि सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं है, पिछले 3-4 वर्ष में दक्षिण एशिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता काबिज रही है। चाहे म्यांमार हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव्स हो, और पाकिस्तान में भी जो फौज का वर्चस्व है वो सिविलियन सरकार के ऊपर बढ़ता जा रहा है। चीन का हस्तक्षेप भी वेस्टर्न इंडियन ओशन में पिछले कई वर्षों में बढ़ा है और इसलिए मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि भारत दक्षिण एशिया का सबसे प्रमुख मुल्क है और दक्षिण एशिया में अगर अस्थिरता होती है उसका सीधा सीधा असर भारत पे पड़ता है और सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत पे पड़ता है। तो मैं सरकार से ये जानना चाहूँगा, जब विदेश मंत्री जवाब देंगे, कि पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता को बहाल रखने के लिए भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं और अगर ये जो राजनीतिक अस्थिरता है ये इसी तरह फैलती रही तो इसके जो नकारात्मक प्रभाव है वो भारत के ऊपर क्या पड़ने वाले हैं, ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। शून्यकाल के बाद सदन में फाइनेंस बिल 2024 पर चर्चा हुई। इसी चर्चा के बीच झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर एक कॉमेंट कर दिया जिसे सुनकर विपक्ष नाराज हो गया। किसान बिल की बात हो रही है और उस दिन मैंने बजट पर माननीय एलओपी, जिनको मैंने सोचा कि क्या संबोधन दिया जाए, तो लिप्स ऑफ पैरट, तोते का जो जवान होता है उस तोते के जवान में जो लिखाया पढ़ाया जाता है वही उसको बोलना है। और इस बजट पर चर्चा करते करते ये अमर सिंह साहब भी वही चर्चा कर गए। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, आप उसमें पढ़ना नहीं। हंगामे के बीच निशिकांत दुबे ने 3 किताबों का जिक्र किया। सोनिया गांधी का नाम जोड़कर उन्होंने जो कहा वो सदन में विपक्षी दलों को रास नहीं आया। एक किताब अशोक मित्रा ने लिखा, प्रेटलर्स टेल। अशोक मित्रा साहब बंगाल के सबसे लॉन्गेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर रहे और इंदिरा जी के वो इकोनॉमिक एडवाइजर। दूसरी किताब नटवर सिंह की है जो कहता है कि वन लाइफ इज नॉट एनफ। और तीसरी किताब संजय बारू की है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये 3 किताब है और तीनों आदमी, संजोग से अशोक मित्रा साहब को छोड़ दीजिए तो 2 आदमी तो अभी भी हैं और किसी को कांग्रेस पार्टी ने जो है आज तक कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। कॉन्ट्राडिक्ट। और तीनों किताब क्या कहती है कि अमेरिका तय करता था इस देश का वित्त मंत्री कौन हो। संजय बारू कहते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ये सरकार नहीं चलाते थे, ये सरकार नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की सोनिया गांधी जी चलाती थी। ये मैं नहीं कह रहा, संजय बारू की किताब है, मैं तो केवल किताब को कोट कर रहा हूं। अब तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा की बारी थी। उन्होंने बजट को कुर्सी बचाओ बजट बता दिया। कहा कि सीबीआई और ईडी के लिए बजट घटाया गया है। महुआ ने अपने कुछ अनुभव भी बताए। Finally, I have to mention one interesting fact, and I hope that the treasury benches will have the patience to hear me out. Please. I wholly agree with the finance minister on one thing. The budgets for the CBI and the ED have been reduced this year, and I was wondering why. Is it because the voters didn't like the fact that you were using the CBI and the ED to go after the opposition and file fake affidavits? Or is it because you have outsourced the CBI and the ED completely to a businessman in Ahmedabad who's controlling the whole thing? Why have you reduced it? Number one, the former Maharashtra Home Minister highlighted how BJP leaders and agencies have threatened him to filing a fake affidavit.
In the case of Sandesh Khale in West Bengal, the women have confirmed on video that BJP leaders forced them to file fake statements. Similarly, I am told in my matter, Mr. Adani on October 16, 2023, got my friend to his office in Ahmedabad and threatened him with dire consequences to file a fake affidavit. Actually, it was Mr. Adani's in-law, Mr. Cyril Shroff, who filed the fake affidavit and forced him to sign it. Even today, every mid-level official in Adani's office calls mid-level officials in the CBI and says 161 statement change karaiye, aapka sir ko bulaiye, madam ke against mein statement dijiye. I am telling the CBI, why are you, madam? Please take a 164 statement once and for all. Don't keep calling back people at Adani's behest to change 161 statements to implicate me. It's going to get you nowhere. Let us reduce the CBI and the ED budget to zero. Let us, Mr. Adani pay the full 1,500 crores. Let us outsource it completely to him. End of story. In short, this Kursi Bajao budget is a desperate attempt by the government to stick its head in the sand and act like that the mandate of 2024 never happened. But the coming days are going to prove the instability of this government and the inefficacy of its इकोनॉमिक पॉलिसी. वी वेट फॉर दैट डे. महुआ की बातों पर जवाब दिया निशिकांत दुबे ने, कहा कि जिस केस की महुआ मोइत्रा बात कर रही हैं वो उनका केस है. आगे उन्होंने एक सवाल भी पूछा जिस पर सदन का तापमान कुछ बढ़ता नजर आया. ये जिस केस के बारे में जिक्र कर रही हैं वो लोकपाल पर मेरा केस है. मेरा केस है, मैंने कंप्लेन किया है, मेरे कंप्लेन पर वो केस है. वो मामला सब जुडिस है, उसको सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसीलिए इस सदन में नो क्या, ये मेरा केस है लोकपाल पर, मैंने जो है कंप्लेन किया हुआ है और ये केस मेरे ऊपर है, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ. ये कुछ भी हो रहा है तो दरअसल हीरानंदानी को यदि हिम्मत है जिसके बारे में ये बात कर रही है, उसको हिंदुस्तान में आके सीबीआई उसको बुला रही है, वो आ क्यों नहीं रहा है. अब बारी आती है राज्यसभा की. सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई. करीब 16 मिनट बाद सपा सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने इंस्टाग्राम और रील्स का जिक्र कर ऐसी बात कह दी जिस पर खूब रीलें कट सकती हैं. जब हम लोगों की हमारे ज़माने में प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई थी तो अंग्रेजी 6वीं क्लास से पढ़ाई जाती थी और जब अंग्रेजी थोड़ा सा सीख लेता था छात्र तो टीचर एक वाक्य रटवाता था उनको कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट. मैं बहुत चिंता भी है और अफसोस भी है कि इस धीरे धीरे हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि कुछ चैनल्स भी और कुछ उसमें चलने वाले प्रोग्राम्स निरंतर वल्गैरिटी और वॉयलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं समाज में. स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा इंस्टाग्राम रील प्ले का. देश के बड़े पैमाने पर युवा और नई पीढ़ी एक अनुमान के अनुसार से लगभग 3 घंटा अपना बर्बाद करते हैं. ये रही दोनों सदनों के दिन भर की खास बातें. आपको शो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा. आज का शो आपके लिए लिखा है हमारे साथी हिमांशु ने और कैमरे के पीछे हैं जतिन. आप अपना ख्याल रखिएगा और ललन टॉप देखते रहिएगा.